नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने कृषि उत्पादन, कृषि विपणन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की फसलों से। देखिए, मध्य प्रदेश में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं तथा मध्य प्रदेश कुछ फसलों के उत्पादन में अव्वल है तथा कुछ फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय एवं तृतीय स्थान भी आता है। मध्य प्रदेश में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, राइट, अगर हमको मेंस में लिखना हो तो कम समय में सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में फसलों के विभाजन को पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, जलवायु के आधार पर फसलों का, अर्थात किसी विशेष मौसम में या विशेष जलवायु के आधार पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा उपयोगिता के आधार पर मध्य प्रदेश में फसलें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं, राइट, जलवायु के आधार पर वे फसलें जो किसी मौसम विशेष या किसी विशेष जलवायु में ही बोई जाती हैं, उस आधार पर हम उन फसलों को तीन भागों में रबी फसल, राइट, खरीफ फसल एवं जायद फसल के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली बात करते हैं हम रबी की फसल की। तो रबी की फसल कैसी फसल होती है? देखिए, वह फसल जिसे बोते समय न्यूनतम तापमान की तथा पकते समय अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। और ये जो फसलें होती हैं, इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा फरवरी एवं मार्च में इनको काट लिया जाता है। इनके उदाहरण में हो जाएगा गेहूं, जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, फिर जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, सरसों, मटर और क्या हो जाएगा, मसूर हो जाएगा। अब जलवायु के आधार पर दूसरी फसल खरीफ की फसल हो जाएगी, राइट। तो वे फसलें जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में जिनको काट लिया जाता है, उन फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है, राइट। और ये फसलें मुख्य रूप से वर्षा प्रधान कृषि, वर्षा प्रधान जो है फसलें होती हैं, जिसमें धान हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और कपास। फिर तीसरी फसलें हो जाएंगी, राइट, जिनको कहते हैं जायद की फसलें। तो वे फसलें जिनको अप्रैल मई में बोया जाता है तथा उधर जून एवं जुलाई के बीच में काट लिया जाता है, उन फसलों को हम जायद फसलें कहते हैं, राइट। इनको मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई में बोया जाता है और उधर आवश्यकता अनुसार जो है वो जून में या जुलाई के पहले ही जो है वीक में इन फसलों को काट लिया जाता है। जैसे इसमें मुख्य रूप से खरबूज हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, ककड़ी और क्या हो जाएंगी, पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी, राइट। तो ये जलवायु के आधार पर रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल हो जाएगी। वहीं अगर हम उपयोगिता के आधार पर देखें कि उन फसलों का किस तरीके से हमारे द्वारा उपभोग किया जाता है या किस तरीके से उनको हम कंज्यूम करते हैं, उस आधार पर हम फसलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा खाद्यान्न फसल और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर व्यापारिक फसल। सीधा सा हम कह सकते हैं कि वे फसलें जिनका उपभोग खाने हेतु किया जाता है उनको खाद्यान्न फसल कहा जाता है, और वहीं वे फसलें जो व्यापारिक उद्देश्य से या धन कमाने के उद्देश्य से बोई जाती हैं उनको व्यापारिक फसलें कहा जाता है या कमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है, राइट। तो व्यापारिक फसलों में जैसे क्या हो जाएगा, कपास, और दूसरा क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, राइट। वहीं अगर हम जो खाद्यान्न फसलें देखें तो खाद्यान्न फसलों में भी फिर हम इसका अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे खाद्यान्न में पहला क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, राइट, जिनको सीधा या अनाज वह खाद्यान्न होता है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से सीधा भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे गेहूं हो जाएगा, धान हो जाएगा और मक्का हो जाएगा, राइट। वहीं खाद्यान्न में दूसरा हो जाएगा दलहन फसलें, अर्थात वे फसलें जिनसे दाल बनाई जाती है, अर्थात जिनको दाल के रूप में भोजन में खाया जाता है। जैसे अरहर या तुअर हो जाएगा, चना हो जाएगा, मूंग हो जाएगा और उड़द हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएंगी तिलहन फसलें, वे फसलें जिनका तेल के रूप में उपभोग किया जाता है। जैसे सोयाबीन हो जाएगा, सरसों हो जाएगा और सूरजमुखी हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से हमने फसलों का जो है वर्गीकरण पढ़ लिया है, राइट। अब
अब अगर जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है गेहूं के बारे में, तो सीधी सीधी सी बात है, जब भी हम किसी भी फसल के बारे में लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि पहले जैसे हमने गेहूं, तो गेहूं कौन सी फसल है, हमको यहाँ से पता चल गया कि रबी की फसल है, राइट, और कैसी है ये, खाद्यान्न में अनाज फसल है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, हमने यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं हम उनको पढ़ेंगे, वो किन जिलों में पाई जाती हैं, कहाँ पर उनका उत्पादन होता है, कौन सी फसलें होती हैं, या अन्य जो जानकारी है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला ये हो जाएगा यहाँ पर गेहूं के बारे में, राइट। देखिए, जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो थी चावल मानी जाती थी, क्योंकि चावल का उत्पादन व्यापक तौर पर होता था। परंतु वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आधुनिक कृषि तकनीक हो जाएगी, विभिन्न रसायनों का प्रयोग हो जाएगा, राइट, या जो मॉडर्न इनपुट हैं उनके प्रयोग की वजह से वर्तमान समय में जो गेहूं है वो मध्य प्रदेश की एक सबसे जो प्रमुख है वो फसल बन चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को जो है लगातार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुके हैं गेहूं के उत्पादन में, राइट। और इसका एक जो वजह है वो हम क्या मान सकते हैं, एमएसपी भी मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गेहूं को एमएसपी पर प्रोक्योर किया जाता है। इसकी वजह से भी जो किसान हैं वो चना है, सरसों है या मसूर है, उनकी तुलना में जो है वो गेहूं को बोना क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, या गेहूं को बोना पसंद करते हैं, राइट। तो गेहूं के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो गेहूं जो है वो मध्य प्रदेश की वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण फसल है और ये एक रबी की फसल मानी जाती है, राइट। अर्थात गेहूं को बोते समय न्यूनतम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है और जब गेहूं पकने का समय होता है तो उस समय इसको अधिकतम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो बोते समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए और जब फसल पकती है तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में तापमान की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही वर्षा जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की भी जो है रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये इसकी विवरण हो गया। अब अगर हम मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन देखें तो मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है, राइट, मालवा का पठार, जो नर्मदा सोन घाटी का पठार हो जाएगा, राइट, या फिर मध्य प्रदेश के जो अधिकांश जिले हैं उनमें गेहूं को प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो गेहूं है वो मालवा के पठार में उत्पादित होती है, इसीलिए मालवा के पठार को ही क्या कहा जाता है, गेहूं का पठार कहा जाता है या गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। इसके साथ ही अगर सबसे अधिक उत्पादन देखें तो प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो होशंगाबाद जिले में होता है। इसके साथ ही जो गेहूं है वो रायसेन, भोपाल, विदिशा, राइट, इत्यादि जो जिले हैं उनमें भी मुख्य रूप से जो है वो इसका उत्पादन होता है। इसके साथ ही अगर हम मिट्टी की बात करें तो गेहूं एक फसल है, अगर उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो गेहूं का जो है उत्पादन लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में हो सकता है। फिर भी गेहूं के लिए जो गहरी एवं मध्यम दोमट मिट्टी होती है, राइट, वो क्या होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ये एक वैरायटी याद रखना है, मध्य प्रदेश में एक तो लोकमान हो जाएगी और जो है सरवती गेहूं हो जाएगा। ये जो सरवती गेहूं है इसका मुख्य रूप से उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और ये पूरी दुनिया में अपने अच्छे स्वाद के लिए जानी जाती है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश है वो गेहूं जो है वर्तमान समय में अगर हम सभी फसलों में देखें तो सर्वाधिक जो है वो गेहूं उत्पादित मध्य प्रदेश में किया जाता है, राइट। अब दूसरी फसल देखते हैं। दूसरी फसल हो जाएगी यहाँ पर सोयाबीन हो जाएगी, राइट। तो सोयाबीन का उत्पादन अगर हम देश में बात करते हैं तो हमारे देश में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, राइट। इसके साथ ही जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश की एक खरीफ फसल है तथा यह भी मालवा क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र हो जाएगा, राइट, मध्य भारत का पठार हो जाएगा। इन क्षेत्रों में बोई जाने वाली क्या हो जाएगी, प्रमुख फसल हो जाएगी, राइट। और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का इतना अधिक उत्पादन होता है कि इसी वजह से, राइट,
भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में इतना अधिक उत्पादन होता है, अगर अन्य राज्यों को भी मिला लें तो विश्व में जो है भारत में 5वें नंबर पर आता है। किसके उत्पादन में? सोयाबीन के उत्पादन में, राइट। अगर सोयाबीन के उत्पादन की बात की जाए तो उसके लिए हल्की या रेतीली भूमि को जो छोड़कर, राइट, अन्य सभी प्रकार की जो मिट्टी है उसमें उगाई जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, राइट, लाल पीली मिट्टी है, उनमें भी जो है सोयाबीन का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए एक जो है पानी के निकास वाली जो है चिकनी दोमट मिट्टी है, वो इसके लिए क्या होती है? सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और सोयाबीन का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जैसे उज्जैन में, राइट, उज्जैन जिला हो जाएगा, फिर रायसेन जिला हो जाएगा, राइट, देवास जिला हो जाएगा, राइट, सीहोर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन, रायसेन, देवास एवं सीहोर जिले में सोयाबीन का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है, तथा भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में ही होता है। तीसरी जो फसल हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? चावल हो जाएगी, राइट। तो जो चावल है या धान है वो अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल मानी जाती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़, जब मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तो उस समय पे जो चावल उत्पादक क्षेत्र थे वो मध्य प्रदेश में ही आते थे। इसीलिए पूरे देश में मध्य प्रदेश अर्थात हमारा राज्य चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है, राइट। हालांकि वर्तमान समय में जो है अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में चला गया है, फिर भी दिनों दिन जो है वो चावल का उत्पादन जो है बढ़ता जा रहा है, राइट। तो चावल भी जो है मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है, राइट। और चावल जो है वो खरीफ की फसल मानी जाती है, अर्थात इसको जून जुलाई में बोया जाता है और इसके साथ ही इसको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, राइट। इसके लिए जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर से अधिक या इस बीच में औसत वर्षा होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चावल एक ऐसी फसल है जिसके लिए, राइट, मिट्टी से अधिक, राइट, मिट्टी से अधिक वर्षा या फिर किसकी? जल की आवश्यकता होती है, राइट। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो एक हमारा हो जाएगा चंबल क्षेत्र हो जाएगा, राइट, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से चंबल क्षेत्र या मध्य भारत के पठार में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है, इसलिए चावल का उत्पादन उस क्षेत्र में नहीं होता है। वहीं अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ पर लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है जो कि जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है, परंतु इसके बावजूद पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, रीवा, राइट, इन क्षेत्रों में चावल का अधिक उत्पादन होता है, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो चावल है उसके लिए वर्षा की जो है मात्रा, राइट, वो अधिक होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में जिन क्षेत्रों में 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच या इससे अधिक बारिश होती है वहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। इसीलिए जो है सीधा रीवा, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी में जो है चावल की खेती की जाती है, और इसके साथ ही बालाघाट जो जिले में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, राइट। और वर्तमान समय में भी जो है धान की जो फसल है, राइट, या चावल की जो फसल है उसका क्षेत्राच्छादन, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान समय में चावल का बुआई क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है और वहीं चावल या धान के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, और इसका कारण भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर एमएसपी हो जाएगा, राइट, क्योंकि सरकार खरीफ की फसलों में जैसे सोयाबीन हो जाएगा उसको एमएसपी पे नहीं खरीदती है, और वर्तमान समय में एमएसपी के कारण और इसके साथ ही जो मॉडर्न इनपुट हैं, राइट, मॉडर्न इनपुट में जैसे क्या हो जाएंगे कि एक तो भूमि का समतलीकरण हो जाएगा, राइट, ट्रैक्टर से ये जो लैंड लेवलर्स होते हैं उनसे भूमि को समतल किया जा रहा है, राइट, और समतल होने से ही जो है
उन क्षेत्रों में ट्यूबवेल के माध्यम से या सिंचाई के माध्यम से जो है चावल उत्पादन में जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। राइट। तो एक और चावल या धान उत्पादन से मध्य प्रदेश के किसानों की आय में तो बढ़ोतरी हो रही है, परंतु वहीं पर अगर हम देखें तो चावल पर्यावरणीय दृष्टि से एक अनुकूल फसल नहीं मानी जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे अगर आप समझें, राइट, हाँ, उसका कारण एक तो प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर आप समझें तो बड़े पैमाने पर जो है पंजाब एवं हरियाणा में चावल की फसल उगाई जाती है और वहाँ पर जो है फिर उसका जो एक तरीके से जो पराली होती है, राइट, पराली को जलाया जाता है और उस पराली को जलाने की वजह से ही क्या होता है, दिल्ली जो एनसीआर है उन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तो ये वर्तमान समय में जो चावल की फसल है वो पराली जलाने की वजह से जो है प्रदूषण के लिए भी जिम्मेवार मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चावल है वो एक क्या है, जल प्रधान फसल है, राइट। कैसी है? वाटर इंटेंसिव फसल होती है। तो यदि अधिक उत्पादन हो जाता है तो हमको निर्यात करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम हमारे जो है एक तो जल संसाधन हो जाएगा, मृदा संसाधन हो जाएगा, उनका दोहन करके हम वाटर इंटेंसिव फसल को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और वहीं हम दालों को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे तुअर दाल है जो कि अगर खरीफ के मौसम में बोई जाती है, अगर तुअर को अगर हम बो दे तो उसके लिए सिंचाई की कम रिक्वायरमेंट होती है, तो राइट। तो इस वजह से जो है चावल की फसल जो है वो वर्तमान समय में ये तीन चीज़ें अगर मेंस में एग्जाम्स में पूछा जाता है तो एक तो एमएसपी की वजह से जो है इसका क्षेत्राच्छादन अर्थात बुआई का क्षेत्र भी बढ़ रहा है, राइट, इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने के दो कारण है, भूमि को समतल किया जा रहा है, आधुनिक जो है मशीन है उनका प्रयोग करके जो है बंधियाँ बनाई जा रही हैं जिससे चावल का उत्पादन भी बढ़ रहा है और वहीं ये पर्यावरणीय दृष्टि से जो फसल है ये उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि इससे एक और जहाँ पर क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो वहीं दूसरी ओर ये जल प्रधान फसल है जिसकी वजह से हमारा अगर चावल का उत्पादन किया जाए तो चावल का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पहले से ही भूमिगत जल स्तर जो है कम है वहाँ पर चावल उत्पादन से और अधिक कम हो जाएगा, जिससे भविष्य में जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है। फिर अगली जो फसल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मक्का हो जाएगी, राइट। तो मक्का भी जो है वो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल होती है और यह भी मध्य प्रदेश की एक खरीफ फसल मानी जाती है। और मक्का का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में रतलाम जिला हो जाएगा, धार हो जाएगा, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, शाजापुर, मंदसौर तथा राजगढ़ जिलों में मक्के का उत्पादन किया जाता है, राइट। और मक्का एक ऐसी फसल है जिसको आप एक्स्ट्रा पॉइंट में दे सकते हैं कि मक्का के हमारे मध्य प्रदेश में जो है खाद्य प्रसंस्करण बहुत ही कम लेवल है, क्योंकि अगर हम देखें तो हाँ, मक्का एक ऐसी फसल है जिसका खाद्य प्रसंस्करण किया जाए तो कई पौष्टिक आहार जैसे कॉर्न फ्लेक हो जाएगा, कॉर्न मिल्क हो जाएगा, राइट। फिर जो है मक्का है उसका पेट्रोल में जो है एथेनॉल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। इसके साथ ही इसके जो हैं कई और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका अगर खाद्य प्रसंस्करण में फोकस किया जाए तो एक और हम यहाँ पर मक्का के उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, दूसरा इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, इसीलिए जैसे ही मध्य प्रदेश में मानसून आता है इसको अगर बो दिया जाए तो न्यूनतम सिंचाई या कम सिंचाई या हम ये कहें कि वर्षा पर निर्भरता से ही मक्का को आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, राइट। और मक्का की एक और विशेषता ये होती है कि मक्का जो ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है अर्थात समतल भूमि ना होने पर भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए अगर सरकार मक्का का खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देती है या फिर मक्का पर भी समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तो जाहिर सी बात है इससे पुनः जो चावल का उत्पादन हो रहा है उसकी जगह पर मक्का को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे हम बहुत ही न्यूनतम जो है जल संसाधनों का प्रयोग करते हुए भी अधिक मात्रा में मक्का को उत्पादित कर जाएंगे। और अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो
क्षेत्रफल के आधार पर या उत्पादन के आधार पर या उत्पादकता जो है वो छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। राइट, अगली जो फसल हो जाएगी वो है बाजरा। अब बाजरा के बारे में देखें तो जो बाजरा है, बाजरा भी एक क्या है, खरीफ फसल है। तो एक चीज यहाँ पर समझिए, जो जितनी भी खरीफ फसलें हैं, और एक तरफ क्या है, चावल भी खरीफ फसल है, अर्थात चावल और जो है बाजरा, राइट, चावल है और उसके साथ में बाजरा हो जाएगा या मक्का हो जाएगा, ये सभी एक साथ बोई जाने वाली हैं। अर्थात या तो किसान जो है वो चावल की बुआई करेगा, या फिर जो है बाजरा की बुआई करेगा, या फिर मक्का की जो है बुआई करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बाजरा की फसल है, ये फसल की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे ये फसल एक तो न्यूनतम सिंचाई आवश्यकताओं पर निर्भर होती है, अर्थात ये वर्षा पर ही, ये है कि वर्षा पर निर्भर रहकर भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो जितनी भी वातावरणीय विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे बहुत ही कम बारिश होना, राइट, या फिर बहुत अधिक बारिश हो जाना, उनको भी ये सहन करने में क्या होती है, सक्षम होती है। अर्थात अगर किसी वर्ष में वातावरणीय जो दशाएं हैं, मौसमी जो दशाएं हैं वो प्रतिकूल है, अधिक बारिश हो जाती है, न्यूनतम बारिश हो जाती है, अधिक तापमान होता है, तो उसको ये जो है फसल वो एक तरीके से हैंडल कर सकती है। इसके साथ ही ये जो गर्म जलवायु है, गर्म जलवायु की फसल है, अर्थात मध्य प्रदेश में भी इसके लिए जो है वो मौसमी दशाएं पाई जाती हैं। इसके साथ ही ये केवल और केवल 40 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती, जैसे सोयाबीन की बोवनी कर दी और मक्का की बोवनी कर दी, अगर पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होगी तो सोयाबीन और मक्का का उत्पादन हो जाएगा। लेकिन बाजरा में एक ऐसी जो विशेषता है कि ये सूखा सहन करने में सक्षम होती है, अर्थात न्यूनतम वर्षा होने पर भी जो है बाजरा की फसल का उत्पादन वही रहेगा। राइट, इसके साथ ही बाजरा क्या होता है, पौष्टिक भी होता है, इसीलिए सरकार को बाजरा पर भी या बाजरा के उत्पादन को भी प्राथमिकता दे देनी चाहिए, ताकि हम न्यूनतम सिंचाई संसाधनों का प्रयोग करते हुए या फिर जो कठिन या जटिल मौसमी दशाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी हम बाजरा का उत्पादन बढ़ा सकें। राइट, अब मध्य प्रदेश में जो है लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है बाजरा की खेती की जाती है, और जो मुख्य रूप से खेती है वो कहाँ पर, जो न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर जिले में जो है इसका उत्पादन किया जाता है, और भिंड जिले में तो लगभग 45,000 हेक्टेयर भूमि पर बाजरा का उत्पादन किया जा सकता है। राइट, अगर हमने अभी तक जितनी भी फसलें हैं उनमें अगर हम समझें तो एक तो एमएसपी फैक्टर हो जाएगा, राइट, एक एमएसपी कारक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जागरूकता हो जाएगा, या फिर सीधी सी बात है कि जो बाजार है, राइट, बाजारों की कमी, अगर जो नियंत्रित बाजार है वो उनमें वृद्धि की जाए, किसानों में जागरूकता पैदा की जाए, और तीसरी चीज, अगर इनको भी जो है गवर्नमेंट अगर एमएसपी पर प्रोक्योर करती है तो डेफिनेटली हमारे प्रदेश में चावल को प्रतिस्थापित करके मक्का एवं बाजरा जैसी फसलों का बुआई क्षेत्र भी बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, और पर्यावरणीय हित की दृष्टि से भी ये हमारे लिए अनुकूल होगा, और वहीं जो लघु एवं सीमांत किसान हैं उनके भी हित में होगा, क्योंकि चावल की जो फसल है इसमें प्रति हेक्टेयर निवेश की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। अर्थात चावल में जो रसायन है, सबसे पहली चीज तो चावल में फर्टिलाइजर्स का, फिर पेस्टिसाइड्स का बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है, और तीसरी चीज आपको पता है कि जो है चावल वाले खेत की जुताई करना बहुत ही क्या होता है, अनिवार्य होता है। अर्थात अन्य क्षेत्रों, अन्य जो फसल है उनकी तुलना में चावल में सबसे पहले क्या किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है, और उस तैयार करने में ही एक तरीके से जो है इनपुट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। राइट, खेत तैयार होने के बाद में ये एक रोपण वाली क्या मानी जाती है,
फसल मानी जाती है, अर्थात चावल को रोपित किया जाता है। तो यहाँ पर मजदूरों के माध्यम से इसका रोपण किया जाता है। तो एक तो खेत तैयार करने में और दूसरा इसका रोपण करने में भी इसमें जो प्रति हेक्टेयर लागत होती है, उत्पादन लागत, वह भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऊपर से ये क्या पर्यावरणीय दृष्टि से उतनी अनुकूल नहीं है। इसीलिए अगर मेंस में अगर कभी भी तुलनात्मक रूप से प्रश्न आता है तो हम इन बिंदुओं के माध्यम से बाजरा, चावल के प्रस्थापन के तौर पर हम बाजरा, मक्का जैसी फसलों को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। राइट, अगला हो जाएगा यहाँ पर ज्वार। राइट, अब जो ज्वार है, ज्वार भी क्या है, एक खरीफ की फसल मानी जाती है। राइट, तो ज्वार भी खरीफ की फसल मानी जाती है जो कि जून जुलाई में मध्य प्रदेश में बोई जाती है। राइट, और जो ज्वार है, ज्वार विश्व की जो मोटे अनाज वाली एक महत्वपूर्ण क्या होती है, फसल मानी जाती है। राइट, प्राचीन समय में ज्वार की ही रोटियां पूरे प्रदेश में खाई जाती थी। राइट, लेकिन दरअसल ज्वार की जो रोटियां हैं वो बनाने में उतनी सहूलियत नहीं होती है, इसीलिए हमारे देश में वर्तमान समय में जो ज्वार की रोटियों की जगह पर गेहूं की रोटियों का प्रचलन बढ़ गया है और फलस्वरूप जो है ज्वार की जगह पर चावल जैसी फसल को जो है प्राथमिकता दी जा रही है। ये जो फसल है ये भी कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे 40 से 50 जहां पर न्यूनतम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इसकी पैदावार हो सकती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, चंबल क्षेत्र हैं, राइट, उनमें भी इसका जो है उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, निमाड़ क्षेत्र हो जाएगा, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बैतूल, गुना, राइट, राजगढ़ और बैतूल जो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर प्रमुख रूप से ज्वार को जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। राइट, और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बाजरा से अधिक लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी जो है खेती की जाती है। और इसके साथ ही बाजरा के समान भी इसमें भी पर्यावरणीय जो जटिल दशाएं हैं उनसे लड़ने की काबिलियत होती है। अर्थात ये फसल की काबिलियत ये है कि अगर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से अगर फसल डूब में चली जाती है तो वहाँ पर चाहे वो सोयाबीन हो, राइट, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो है जलमग्न रहने पर भी ये जो फसल है ये उस मौसमी दशाओं को सहन कर सकती है। राइट, तो इसका उत्पादन इन जिलों में होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर चना। राइट, तो जो चना है, चना मध्य प्रदेश में, चना मध्य प्रदेश की एक प्रमुख क्या है, रबी की फसल मानी जाती है। राइट, और पहले जब सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं थे तो बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में चना का उत्पादन किया जाता था। राइट, इसके साथ ही चना एक तिलहन फसल है, अर्थात दान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए उत्पादन के लिए अगर जलवायु की बात करें तो 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और जब बुआई होती है तब 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रिक्वायरमेंट होती है और कटाई के समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चना का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी हो जाएगी, रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा। राइट, इन क्षेत्रों में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। अगर हम जिलों की बात करते हैं तो होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, विदिशा, गुना, राइट, मंदसौर, मुरैना, उज्जैन, शिवपुरी, रीवा, और इसमें से भी जो विदिशा एवं गुना है ये यहाँ पर जो है चना के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। राइट, तो ये यहाँ पर जो है चना की हमने बात की। राइट, अब उसके बाद में हो जाएगा कपास। राइट, वर्तमान समय में जो कपास है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख क्या है, एक व्यापारिक फसल है। राइट, तो कपास जो है वो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख व्यापारिक फसल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ना केवल देसी कपास बल्कि अमेरिकन जो कॉटन है या अमेरिकन जो कपास है वह भी मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। राइट, और कपास के उत्पादन के लिए कुछ विशेष दशाओं की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कपास के लिए एक तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है, तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके साथ ही इसको 80 से 100 सेंटीमीटर जो है वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही जो कपास का उत्पादन है वो काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से कहाँ पर, काली मिट्टी में जो है, काली एवं कछारी जो मिट्टी है
उसमें इसका उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में ये जो भौगोलिक दशाएं हैं ये निमाड़ क्षेत्र हो जाएगा या मालवा क्षेत्र हो जाएगा, इनमें पाई जाती हैं। यही कारण है कि कपास का जो उत्पादन है वो प्रमुख रूप से निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और अगर हम देखें तो निमाड़ क्षेत्र में पहले निमाड़ क्षेत्र था, निमाड़ क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया, राइट। एक हो जाएगा खंडवा पूर्वी निमाड़, फिर क्या हो जाएगा खरगोन पश्चिमी निमाड़, फिर खंडवा से टूटकर क्या बना बुरहानपुर, राइट। और खरगोन से क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़वानी, राइट। और इसके साथ ही रतलाम। तो ये 4-5 जिले हो जाएंगे, खंडवा, खरगोन, बुरहान, बड़वानी, राइट। इन जिलों में कपास का उत्पादन जो है वो व्यापक तौर पर किया जाता है। और खंडवा और जो बड़वानी है या खरगोन है, ये जो जिले हैं ये कपास उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इनको सुनहरे जिले या सफेद सोना क्षेत्र भी कहा जाता है, राइट। चलिए अब इसके बाद में हो जाएगा गन्ना, राइट। तो कपास के साथ साथ गन्ना भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख क्या होती है, गन्ना भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख व्यापारिक फसल है। और यह एक ऐसी फसल है जिसको तैयार होने में 12 से 14 माह का क्या चाहिए टाइम चाहिए, अर्थात ये 12 से 14 महीने में तैयार होने वाली फसल है। इसके साथ ही जो गन्ना है इसके लिए भी समय समय पर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात यह भी एक कैसी है जल प्रधान फसल है, राइट। और इसके लिए भी 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है और 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में औसत वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और आपको पता है कि हमारा जो है भारत जो है शक्कर के उत्पादन में शक्कर का उत्पादन करता है। इसके साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जो शक्कर है उसके उपभोग में हमारा मध्य प्रदेश तथा भारत जो है वो प्रमुख रूप से है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा उपभोग जो किया जाता है वो भारत में किया जाता है, राइट। अब अगर हम जो गन्ना है तो उसका उत्पादन देखें तो गन्ना का उत्पादन जो है पूरा का पूरा हमारा मालवा क्षेत्र हो जाएगा एवं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो सीहोर हो जाएगा, नरसिंहपुर हो जाएगा, राइट। हाँ, नरसिंहपुर, सीहोर, शाजापुर, मुरैना, उज्जैन, शिवपुरी एवं देवास जिलों में जो है वो गन्ने का उत्पादन किया जाता है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर अलसी, राइट। तो जो अलसी है, अलसी मध्य प्रदेश की एक रबी की फसल है, राइट। अर्थात यह जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और यह जो है फरवरी मार्च में काट ली जाती है। इसको गेहूं, जौ और चना के साथ में बोया जाता है, राइट। इसके साथ ही जो अलसी है, अलसी का सभी प्रकार की जो है मृदा है उसमें उत्पादन होता है। और अलसी के लिए जो रीवा पन्ना का पठार है, राइट, रीवा पन्ना का जो पठार है वो अलसी उत्पादन के लिए जाना जाता है। और जो रीवा जिला है वो अलसी उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो अलसी का उत्पादन मुख्य रूप से रीवा में होता है, इसके साथ ही आसपास के जिलों में भी अलसी का उत्पादन होता है। अब हो जाएगा यहाँ पर मूंगफली, राइट। मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है, राइट। अर्थात इसका जो उत्पादन है, जो बुआई है वो जून जुलाई में की जाती है, राइट। और कटाई कब हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी। इसके साथ ही जो मूंगफली है उसका उत्पादन जो है वो मूंगफली से तेल निकालने के लिए, जिसको पीनट बटर भी कहते हैं, उसके लिए इसका उत्पादन और तथा खाद्यान्न के रूप में भी इसका उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो खरगोन जिला है, खरगोन जिला मूंगफली के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसके साथ ही इसके उत्पादन के लिए पानी का अच्छा निकास होना चाहिए, ये इसकी क्या है प्रमुख विशेषता है। अगर किसी खेत में वाटर लॉगिंग की समस्या होती है या फिर हम ये कहें कि अगर किसी खेत में पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर जो है मूंगफली का उत्पादन नहीं होगा। जहाँ पर पानी का अच्छा निकास होगा वहाँ पर अगर जो हल्की रेतीली कछारी दोमट मिट्टी है वो मूंगफली के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है या रिक्वायर्ड होती है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक खरगोन में, इसके अलावा
जो है बैतूल, झाबुआ, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर जिलों में भी जो है मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर राई सरसों की। जो राई सरसों है वह क्या है, रबी की फसल है, राइट। और इसके साथ ही इनका जो उत्पादन है वो दोमट बालुई जो है मिट्टी है उसके लिए जानी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो खरीफ की फसलों में ज्वार है या बाजरा है, वो फसलें जो है वो जलवायु के अनुकूल होती हैं, या जलवायु की जो दशाएं होती हैं उनमें सहन करने की क्षमता होती है। वैसे ही राई एवं जो सरसों है ये मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलें होती हैं, राइट, जिनके लिए भी न्यूनतम सिंचाई की रिक्वायरमेंट होती है। यही कारण है कि इनका जो अधिकतम उत्पादन है वो मुरैना, ग्वालियर एवं भिंड, श्योपुर, शिवपुरी आदि जिलों में इसका जो है उत्पादन किया जाता है। और यही कारण है कि जो मध्य भारत का पठार है या चंबल का क्षेत्र, मध्य भारत का पठार, इसे क्या कहा जाता है, सरसों का पठार कहा जाता है, राइट। तो ये चीज़ें आप याद रखें, मध्य भारत का पठार सरसों का पठार हो जाएगा। फिर बघेलखंड का पठार या पूर्वी मध्य प्रदेश, उसको धान का कटोरा बोला जाता है। फिर वहीं जो मालवा का पठार है उसको गेहूं की डलिया भी बोला जाता है, राइट। चलिए, अब यहाँ पर जो है राई सरसों जो है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख क्या हो जाएगी, द्वितीय फसल हो जाएगी, राइट। तो ये यहाँ पर राई सरसों हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर अरहर, राइट। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि अरहर एक दलहन फसल है, अर्थात मध्य प्रदेश में नो डाउट सभी प्रकार की दालें खाई जाती हैं, परंतु प्रतिदिन या जो मैक्सिमम दाल कंज्यूम की जाती है वो कौन सी होती है, अरहर या तुअर की दाल ही होती है। अगर मध्य प्रदेश में हम दालों के उत्पादन की बात करें तो भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश राज्य में होता है। और मध्य प्रदेश में लगभग, जैसे हम बात करते हैं तुअर की हो जाएगी, मूंग हो जाएगी, उड़द हो जाएगी एवं अरहर, इन सभी दलहन फसलों का उत्पादन होता है, राइट। और दलहन के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश जो है वो देश में प्रथम स्थान पर है, राइट। अब जो अरहर की फसल है वह भी, इससे अगर हम तथ्यात्मक जानकारी देना चाहें तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हमारे प्रदेश में जो है दालों के दामों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरी चीज ये है कि हमें दालों को क्या करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है, राइट। और तीसरी चीज ये है कि जो अरहर है ये एक क्या मानी जाती है, खरीफ की फसल मानी जाती है, राइट। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में अगर हम दलहन उत्पादन को प्राथमिकता दें तो वर्षा पर भी निर्भर रहकर दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और दालों का उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, हमको आयात नहीं करना पड़ेगा। अर्थात हम यहाँ पर जो है चावल है या शक्कर है, राइट, शक्कर है या चावल है, तो गन्ना एवं चावल जैसे जल प्रधान फसलों का हम निर्यात करते हैं, राइट। इसकी वजह से हमारे देश में हम जल संसाधनों का एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं हम जो है दालों का क्या करते हैं, आयात करते हैं, जो कि वर्षा पर निर्भर करके हमारे देश में भी उगाई जा सकती हैं। और इसके साथ ही ये पोषण के लिए भी क्या होती हैं, अति आवश्यक होती हैं। इसीलिए हमारे देश में और मध्य प्रदेश में जो अरहर है, तुअर है, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। और वर्तमान समय में जो रामबाण है वो क्या है, एमएसपी। सरकार अगर आज एमएसपी पर इसका गेहूं एवं चावल जैसा प्रोक्योरमेंट कर दे तो जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बिगड़ा है, राइट, वह भी इससे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, राइट। हमने इस लेक्चर में जो है मध्य प्रदेश में कृषि को विभिन्न आयामों में पढ़ा है। तो एक जो कृषि जोत वाला जो हमने टॉपिक था, आप हमेशा ध्यान रखें, कृषि जोत का जो संबंध है वो कृषि उत्पादन से भी लगाया जाएगा, जिसको हम आगे और समझेंगे, राइट। आप जितनी भी चीज़ें हैं, अब मैंने आपको बहुत अच्छे से हर एक फसल के बारे में बताया है, तो हम जान पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो एमएसपी की वजह से किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, राइट। उसके बाद में हाँ, अगर हम जो है दाल उत्पादन वाले जिलों की बात करें तो वो छिंदवाड़ा हो जाएगा, ग्वालियर, उज्जैन, भिंड हो जाएगा, राइट। पन्ना, सागर, इंदौर, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या हैं,
अरहर उत्पादन वाले जो है प्रमुख जिले हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मूंग की, राइट। तो जो मूंग है वो मध्य प्रदेश की क्या है, प्रमुख खरीफ की फसल है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पूरे देश में जो है मूंग को जायद फसल के रूप में उगाया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि जायद फसल को जैसे ही गेहूं, अब समझिए हमारे देश में गेहूं को उत्पादित करते हैं, जैसे ही गेहूं की कटाई होती है तो किसान वहां पर क्या बो देते हैं, मूंग बो देते हैं, राइट। और मूंग बोने से समस्या ये है कि वैसे ही गेहूं में हमें सिंचाई की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और उसके बाद में मूंग और बो देते हैं, जिसके लिए अप्रैल मई जून में भी जो है लगातार ट्यूबवेल्स चलते रहते हैं और उससे बहुत ही तेजी से जो है वो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, राइट। इसके लिए कोई वैज्ञानिक तथ्यों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाकर पता करें तो जो 5-10 साल पहले जो ट्यूबवेल जो थे 150 फीट पर या 100 फीट पर चलते थे, अब वाटर लेवल इतना नीचा पहुंच गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल हैं वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनको अब 300 फीट की गहराई पर या 200 से अधिक फीट की गहराई पर जो है उनका ट्यूबवेल चलता है। तो सीधा सा मतलब ये है कि यह निष्पक्ष तरीके से वैज्ञानिक जांच हो तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जो है वो मूंग को बोना चाहिए कब, यहाँ पर खरीफ की फसल में, अर्थात चावल की जगह पर मूंग बोना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, राइट। खरीफ की फसल में हम चावल को प्राथमिकता दे रहे हैं, उस पर भी एमएसपी है, और वहीं पर जब जायद की फसलें, जब फल एवं सब्जियां उगाना चाहिए तो उसमें हम मूंग उगा रहे हैं, राइट। और इसके लिए हम जो है हमारे जल संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, राइट। अगर हम इसके विकास की बात करें तो इसके लिए 25 से 32 सेंटीग्रेड तक तापमान की रिक्वायरमेंट होती है और 75 से 90 सेंटीमीटर जो है वो औसत वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, जहां पर पहले जो था मई से लेकर जो है अप्रैल मई से लेकर जुलाई तक खेतों को परती छोड़ा जाता था, अर्थात उसमें कोई भी फसल नहीं ली जाती थी, अब जो है लगातार जो है फसलें ली जा रही हैं, राइट। चावल के बाद गेहूं और गेहूं के बाद में क्या जो है मूंग की जो फसल है मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से उगाई जा रही है, राइट। और इसके साथ ही एक चीज और है, आपको जानकारी हो तो सरकार ने मूंग का इसी जो 2020 है, सॉरी 2000 ये जो 21 है, 2021 में पहली बार मूंग का हर साल समर्थन मूल्य तो होता था, लेकिन इस साल सरकार ने आंशिक रूप से इसका प्रोक्योरमेंट या मध्य प्रदेश में जगह जगह पर मूंग की एमएसपी पर खरीदी भी हुई है, राइट। और इसका उत्पादन कहाँ होता है, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी जिले में मूंग का जो है वो उत्पादन होता है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर अफीम और गांजा की, राइट। पहली चीज़ तो ये है कि ये दोनों ही मादक फसलें मानी जाती हैं, इसीलिए इनके उत्पादन और इनके जो है इनकी बुआई या इनके उत्पादन पर सरकार ने रोक लगाई है। हालांकि जो है जो अफीम है एवं गांजा है इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, इसीलिए सरकार लाइसेंस के माध्यम से इनका क्या करवाती है, उत्पादन करवाती है। और आपको पता है कि अफीम उत्पादन के लिए हमारा जो नीमच मंदसौर वाला जिला है वो पूरे के पूरे देश में क्या है, प्रसिद्ध है। तो अफीम जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर एवं नीमच में उत्पादित की जाती है, और इन जिलों में जिन किसानों को लाइसेंस गवर्नमेंट देती है वह दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है वो अफीम का उत्पादन करते हैं, राइट। और इसके साथ ही जो भी किसान उत्पादन करते हैं तो सरकार की पूरी निगरानी में अफीम की खेती की जाती है, राइट, ताकि इसका मादक पदार्थों के रूप में स्मगलिंग ना हो सके, राइट। अब हम बात करते हैं गांजे की, राइट। तो मध्य प्रदेश में गांजे के उत्पादन के लिए भी जो है खंडवा एवं बुरहानपुर
ये दोनों ही जो जिले हैं खंडवा एवं बुरहानपुर मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, राइट। और इनके भी उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण सरकारी नियंत्रण होता है, अर्थात लाइसेंस के माध्यम से और सरकार की निगरानी में ही जो है वो गांजा उगाया जाता है, राइट। तो ये तो थी मध्य प्रदेश की, हमने यहाँ पर प्रमुख फसलों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। अब अगर हम कृषि जोत की बात करते हैं, राइट, कृषि जोत एवं अगर इन फसलों के उत्पादन की बात करें तो इसके लिए मैंने जो 19-20 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, राइट, तो 2019-20 का और जो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण है उनके अनुसार मैंने जो है यहाँ पर जानकारी ली है, क्योंकि जो 2020-21 वाला आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें अगर हम 20-21 का डाटा देखेंगे तो वो अग्रिम मिलता है, इसीलिए जो अंतिम अनुमान है ये चेंज होने की बहुत ही कम संभावना होती है। इसलिए अगर हम इसको याद कर लें तो 2-3 सालों तक जो है ये आंकड़े हमारे लिए काम में आएंगे, राइट। तो हम मध्य प्रदेश में कृषि जोत देखेंगे एवं फसलों का उत्पादन को भी समझेंगे कि किस फसल का कितना उत्पादन होता है। ये इसीलिए देखना जरूरी है क्योंकि अलग से हमारे सिलेबस में फसलें मेंशन है, तो हो सकता है कि जैसे गेहूं है, चावल है, उसका 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है 3 नंबर में जैसे उन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि गेहूं का क्षेत्राच्छादन कितना है या मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितना है। इसीलिए हमें बहुत अच्छे से इन सब के बारे में तैयार रहना है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये है क्षेत्राच्छादन, राइट। क्षेत्राच्छादन का मतलब क्या हुआ कि कितने क्षेत्रफल पर बुआई की जाती है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बुआई की बात करें तो मध्य प्रदेश में अनाज की जो बोनी की जाती है या अनाज का जो क्षेत्राच्छादन है वो है 12,321 हजार हेक्टेयर, राइट। तो 12,321 हजार हेक्टेयर जो क्षेत्राच्छादन था वो 2018-19 में था, जो कि बढ़कर कितना हो चुका है 15,426 हजार हेक्टेयर हो चुका है। इसका मतलब 2018-19 की तुलना में 19-20 में जो है अनाज, राइट, अनाज में क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, राइट, चावल हो जाएगा, राइट, मक्का हो जाएगा। इन सब के क्षेत्राच्छादन में अर्थात बुआई के क्षेत्र में 25% की वृद्धि हुई है, और वहीं पर अगर उत्पादन देखें तो ये है 38,243 क्या है हजार मीट्रिक टन, राइट। तो 38,243 हजार मीट्रिक टन जो था वो 2018-19 में था, जो कि अनाज का उत्पादन बढ़ के हो गया है 53,818 हजार मीट्रिक टन, अर्थात अनाज उत्पादन में 40% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में चावल और गेहूं, राइट, चावल पर भी एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट किया जाता है और गेहूं को भी एमएसपी पर खरीदा जाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में हर साल जो अनाजों का बुआई क्षेत्र है वह भी बढ़ रहा है, 25% बढ़ा, और इसके साथ ही उत्पादन भी बढ़ रहा है 40%, और इसका प्रभाव आपको जो है दालों पर देखने को मिलेगा। दलहन का जो बुआई क्षेत्र था वो था 6,595 हजार हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि 2019-20 में और कम हो गया, अर्थात कितना हो गया 4,889 हजार हेक्टेयर हो गया, अर्थात जो है इसके बुआई में या क्षेत्राच्छादन में 25% की क्या आई, कमी आई। अर्थात तिलहन, अर्थात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है तुअर हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, तुअर मूंग की जगह पर चावल को और चना की जगह पर गेहूं को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से दलहन का जो है उत्पादन वह भी 6,43 हजार जो मीट्रिक टन है उससे भी कम कर कितना हो गया है 4,784 हजार मीट्रिक टन हो गया है, अर्थात दलहन के बुआई में भी कमी हो रही है और उत्पादन भी 20% कम हो गया है।
वहीं अगर हम तिलहन फसलों की बात करें तो तिलहन फसलों को 6,654 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था, जिसके क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई वो हो गया 7,471 हजार हेक्टेयर, अर्थात 12% जो है बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई। लेकिन अगर उत्पादन की बात करते हैं तो 7,433 हजार मीट्रिक टन से घटकर कितना हो चुका है, 5,420 जो है वो हजार मीट्रिक टन हो जाएगा। अर्थात इसके उत्पादन में लगभग 27% की क्या आई है, कमी आई है। तो अगर हमको कृषि क्षेत्र का जो जोत लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि भाई जो कृषि जोत है, तिलहन का कृषि जोत जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके उत्पादन में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये हमने यहाँ पर अनाज, दलहन और तिलहन के बारे में देखा। अब अगर हम वैसे ही फसलों के बारे में देखें तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला हम देखते हैं गेहूं का, राइट। तो गेहूं का जो क्षेत्राच्छादन है, राइट, गेहूं को 2018-19 में 5,803 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर बोया गया था, जो कि बढ़कर कितना हो गया, 7,722 हजार हेक्टेयर। अर्थात गेहूं के बुआई में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, 32% की। और ये वृद्धि सीधी सी बात है किसकी जगह पर होगी, चना की जगह पर, मसूर की जगह पर, राई या सरसों की जगह पर, राइट। और गेहूं का उत्पादन देखें तो 25,276 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर ये हो गया है 37,198 हजार मीट्रिक टन। अर्थात उत्पादन में भी क्या है, 47% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही हर साल जो है गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है और गेहूं के ओवरऑल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लगातार 7 बार जो है कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है और लगभग 4 से 5 बार जो है गेहूं उत्पादन में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। वहीं धान की देखें तो धान को 2018-19 में 2812 हजार हेक्टेयर में बोया गया था, जो कि बढ़कर कितना हो गया, 3110 हजार हेक्टेयर हो चुका है। अर्थात यहाँ पर धान का जो कृषि जोत है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, धान का बुआई क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है मूंग एवं तिलहन या मक्का या ज्वार या फिर बाजरा की जगह पर जो है धान को बोया जा रहा है, तभी तो भाई जो है वो बुआई क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, राइट। वहीं उत्पादन देखें तो 7,926 हजार मीट्रिक टन से 11,044 हजार मीट्रिक टन हो चुका है। अर्थात यहाँ पर सबसे अधिक जो है उत्पादन वृद्धि वो किस में हुई है, यहाँ पर गेहूं के, फिर कौन सी हो जाएगी यहाँ पर धान। अब अगर मक्का के देखें तो मक्का का 12,667 हजार हेक्टेयर से ये बढ़कर 1537 हजार हेक्टेयर हो चुका है। अर्थात 21% में वृद्धि हुई है और उत्पादन जो है वो 4133 हजार मीट्रिक टन से 4400 जो है 89 हजार मीट्रिक टन हो चुका है। अर्थात उत्पादन में वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम देखें अरहर के तो अरहर के अब जैसे जो है ये मध्य प्रदेश की क्या थी, प्रमुख फसलें थी, इसलिए मैंने ये कितना क्षेत्रफल पर उनका उत्पादन हुआ है और कितना उनका उत्पादन हुआ है ये हो जाएगा। अब बाकी की फसलों का ये हम अगर इतना जो है ये याद रखने में कठिनाई होगी, इसीलिए केवल और केवल आप क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है यह भी याद रख लेंगे तो हो सकता है मेंस में याद रखने में हमें बहुत ही सहायता मिले, राइट। तो अरहर का जो 2018-19 की तुलना में 19-20 में क्षेत्राच्छादन अर्थात बुआई में, अरहर की बुआई में 16% की वृद्धि हुई है और वहीं उत्पादन में क्या है 52% की वृद्धि हुई है। जैसे ही दालों में महंगाई हुई या दालों की कीमत बढ़ी, यहाँ पर किसानों ने उनको प्राथमिकता देना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर जो है दालों का उत्पादन 52% बढ़ चुका है और बुआई क्षेत्र 16%। वहीं अगर हम चना की बात करें तो चना एक ऐसी फसल है जो कि वहां पर किससे, गेहूं से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है।
अर्थात जिन क्षेत्रों में पहला चना बोया जाता था अब वहां पर गेहूं बोया जा रहा है। अर्थात गेहूं की जगह पर जो चना की अगर हम तुलना करें तो चना की बुआई क्षेत्र में 37% की कमी आई है और वहीं इसके उत्पादन में भी 23% की कमी आई है, राइट। वहीं उड़द की चर्चा करें तो उड़द को भी बुआई क्षेत्र में 26% की कमी आई है और इसके उत्पादन में भी 55% की कमी आई है। वैसे ही क्या हो जाएगा मसूर, राइट। तो चना और मसूर दोनों रबी की फसलें, इनकी जगह पर हमने देखा किसका, गेहूं का जो है प्रति हेक्टेयर बुआई क्षेत्र में भी बढ़ा, उत्पादन भी बढ़ा और इसकी वजह से मसूर प्रभावित हुआ। मसूर के बुआई क्षेत्र में 9% की कमी हुई, उत्पादन में 10% की कमी हुई। वहीं अगर मटर भी देखें तो ये भी चना के साथ ही बोया जाता है, इसकी बुआई क्षेत्र 10% की कमी, उत्पादन जो है 4% की कमी, राइट। वैसे ही राई सरसों 4% की कमी और यहाँ पर इसके उत्पादन में 0.29% की क्या है, कमी आई है। तो एक तरीके से चना, मसूर, मटर, राई, सरसों ये सभी गेहूं की वजह से प्रभावित हुए हैं। वहीं अगर हम मूंग की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वर्तमान समय में जो है कि गेहूं की कटाई के बाद में हमारे मध्य प्रदेश में तीसरी फसल के रूप में मूंग को प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि अगर हम देखें तो एक साल में इसका जो है क्षेत्राच्छादन बुआई क्षेत्र 59% बढ़ा है और सबसे अधिक अगर हम सभी फसलों की बात करते हैं गेहूं का मूंग का उत्पादन 110% क्या है, बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है ये आपने देखा। तो वर्तमान समय में जो तीसरी फसल के रूप में, राइट, इधर जैसे अगर हम देखें तो खरीफ की फसल में चावल हो जाएगा, राइट, और फिर रबी की फसल में गेहूं, अधिकांश क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, और तीसरे जो जायद फसल है उसमें मूंग, इसीलिए मूंग का क्षेत्राच्छादन भी बढ़ रहा है और उत्पादन भी, राइट। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो बुआई क्षेत्र 14% बढ़ा है लेकिन सोयाबीन का उत्पादन जो है वो घट रहा है, राइट। वैसे ही गन्ना की बात करें तो गन्ना की बुआई में भी वृद्धि हो रही है और उत्पादन में भी 40% की वृद्धि हुई है। वहीं कपास की बात करें तो कपास की बुआई में तो वृद्धि हुई है लेकिन इसके जो उत्पादन है उसमें 4% की क्या आई है, कमी आई है। तो इस तरीके से हमने हर क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो हमने फसलों की जलवायु दशाएं, राइट, वो किन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, राइट, कौन सी मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है और आखिरी में जो फसल प्रतिरूप है यह कितने क्षेत्रफल पर वो बोई जाती हैं और कितना उनका उत्पादन होता है या पिछले साल की तुलना में इस साल में जो है उनकी कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।